हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आप सभी को ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बताया मिट्टी के बारे में कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत को और उन मिट्टियों को किन किन नाम से जाना जाता है, उन मिट्टियों में क्या क्या उपजाया जा सकता है, मैंने सारी बात की, ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक मैंने आप सभी को कहा था, मृदा जल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मृदा जल आप ऐसे ही सुन लीजिएगा, 5 से 7 मिनट का टॉपिक है। वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है लंबा हो जाए, फिर आप लोग कहते हैं कि मतलब इस वीडियो, वैसे 1-2 प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो 1-2 प्रश्न के लिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे और ना ही बहुत कुछ ज्यादा आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो मृदा जल के बारे में मैंने बताया था, मृदा जल 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले मृदा जल होती क्या है? तो जैसे देखिए, जो हमारी मिट्टी है, मृदा मतलब मिट्टी और जल मतलब हमारी मिट्टी जल को कैसे अवशोषित करती, कैसे लेती, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो हमारी मिट्टी में 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जल? 4 प्रकार। एक ही जल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो वो सिर्फ हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, जिसको कहा जाता है केशिका जल। कौन सा जल कहा जाता है? केशिका जल। केशिका जल कहा जाता है इसे, केशिका जल, ठीक है। तो केशिका जल होता क्या है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आपको लिखेंगे और बता देंगे, आप लोग उसे सुन लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो केशिका जल जो मिट्टी के कणों के बीच, मिट्टी, हमारी मिट्टी क्या होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। हमारी मिट्टी जो भी ये मिट्टी है, मान लीजिए ये मिट्टी है, तो ये क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, हमारी मिट्टी जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। छोटे छोटे कणों के बीच उपस्थित जल, यहाँ पर क्या होगा, अब इनके बीच कुछ तो होगा ना। अब ये जैसे मिट्टी है तो इनके बीच क्या होता है, जल होता है, ठीक है। जल होगा, जैसे जल होगा तभी तो हमारे पेड़ पौधे ऊपर आते हैं ना, मतलब हमारे पेड़ पौधे जल अवशोषित करते हैं किसके माध्यम, रोम के माध्यम से। मान लीजिए ये एक इसमें पेड़ है, एक ही पेड़ है, ये इसकी जड़ आती है और ये जड़ यहाँ आकर खत्म हो गई, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ लें। लेकिन ये पेड़ देखिए जगह कितनी घेर रखा है, इतनी घेर रखा है, जड़ तो इतने में ही है, लेकिन इसके जो रोम, छोटे छोटे रोम है, वो क्या है, आसपास फैले रहते हैं। यही रोम क्या करते हैं, हमारी मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं, पानी लेते हैं और हमारे मेन जड़ को देकर ऊपर पानी देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, केशिका जल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, केशिका जल कहा जाता है, ठीक है। अब किताबी भाषा समझिए, मिट्टी के कणों के बीच पाए जाने वाले जल को केशिका जल कहते हैं। पौधे मूल, जो मूल होते हैं ना, ये वाले मूल रोमों से, मूल रोमों के द्वारा इसी जल को प्राप्त करते हैं। इस जल को कैसे, रोम के द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए जब हमारी मिट्टी जो है, जो हमारी मिट्टी होती है, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है। आप मिट्टी, जैसे हाथ पर मिट्टी, सूखी मिट्टी उठाएं और ऐसे छोड़ देंगे तो भर्र से नीचे गिर जाती है ना, खसक जाती है ना मिट्टी हाथ से पूरी, क्योंकि वो छोटे छोटे से कण बने। अगर आप उसमें पानी डाल दे तो वो मिट्टी बंध जाती है। क्यों? क्योंकि वो कण उस पानी को अवशोषित करते हैं और पानी जब अवशोषित हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, मिट्टी गीली हो गई और वो बंध जाती है। तो यही बात यहाँ समझना है, ठीक है। ये हुआ आपका केशिका जल। और दूसरा होता है आपका रवे का जल। कैसा जल होता है, रवे का जल। अब रवे का जल क्या होता है, देखिए रवे का जल जो है ये पेड़ पौधे नहीं ले पाते। चलिए समझिए कैसे। तो रवे का जल, यह जल मिट्टी के कणों में रासायनिक रूप से विद्यमान रहता है। यह जल जो है मिट्टी के कणों में रासायनिक, भौतिक रूप से नहीं, रासायनिक रूप से हमारे जो क्या है कणों पर, मिट्टी के कणों पर रासायनिक रूप से ये विद्यमान रहता है, ठीक है। रासायनिक रूप से विद्यमान रहता है। पौधे इस जल को प्राप्त नहीं कर सकते, पौधे जो है। अब ये रासायनिक रूप से, देखिए ये मैंने यहाँ पर जो चित्र बनाया, ऐसे मान लीजिएगा ये पौधा है आपका, क्या है, पौधा है, और यहाँ पर आपकी मिट्टी है, क्या है, ये आपकी मिट्टी है, ठीक है। और हमारे पेड़ की जड़ यहाँ तक है, इनकी रोमें यहाँ जा ही नहीं पाती, इसके अंदर, इस मिट्टी पर तो गए, लेकिन जहाँ जल होता है, जो रवेदार जल होता है आपका, यहाँ पर वो
जड़ें या रोम पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए ये पेड़ के लिए नहीं होती। समझ में आई बात? आ गई होगी। अगली बात, गुरुत्वीय जल कौन सा होता है? गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल क्या होता है? देखिए, मान लीजिएगा एक खेत है, उदाहरण के तौर पर हमने एक खेत लिया। क्या लिया? एक खेत लिया और इस खेत पर मैंने पानी लगा दिया। क्या लगा दिया? ये यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। ये खेत पूरी तरह से पानी से क्या हो गया? भर गया। पानी से क्या हो गया? पूरी तरह से ये खेत भर गया। अब जब ये खेत पूरी तरह से ये वाला जो गुरुत्वीय जल है, ये वाला, अब पूरी तरह से तो पानी क्या हो गया? खेत तो पानी से भर गया ना, उसमें जितने छोटे छोटे कण थे मिट्टी के, तो वो क्या हुए? पानी को अवशोषित कर लिए। क्या किए? पानी को अवशोषित कर लिए। और फिर उसके बाद ये पानी क्या होता है? गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि इसका नाम ही है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल क्या होता है? उड़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गहराई में पाया जाने वाला पानी, मतलब ये तो देखिए, फिर ये पानी नीचे सूखता जाता है। मान लीजिए ये ऐसा, गुरुत्वीय बल के कारण ये पानी नीचे चला जाता है। कैसे? ऐसे ऐसे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये पानी इतना नीचे चला जाता है और ये लास्ट यहाँ तक रहता है, ठीक है। अब खेत पर जब कोई पेड़ पौधा आप लगाते हैं तो ये जल नहीं पा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही गहराई तक पानी चला जाता है आपका। समझ में आई बात? एकदम मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि आप पूरे खेत में पानी लगाएं और फिर उसमें क्या है, वो गुरुत्वीय बल के कारण वो पानी नीचे चला जाता है। कैसे? ये पेड़ है, ये आपका पेड़ है ऊपर वाला, और ये पानी आपका नीचे गुरुत्वीय बल के कारण इतना गहराई में चला जाता है कि पेड़ पौधे इस पानी को पा ही नहीं पाते। तो ये जल जो होता है गुरुत्वीय जल, ये भी आपका मिट्टी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? जल गहराई में पाया जाने वाला है जब जल गुरुत्वीय जल कहलाता है। इस जल को भी पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये किताबी भाषा है आपकी। मैंने आपको एकदम टेम्परेरी भाषा, जो आपको समझ में आए ऐसी भाषा बताई। अब यहाँ तक की बात हो गई आपकी गुरुत्वीय जल की, ठीक है। अगला है आपका आर्द्रता जल। आर्द्रता जल जो होता है आपका, आर्द्रता जल, वैसे ये टॉपिक बहुत ही मतलब आता नहीं है एग्जाम में, बस एक आता है ये वाला और एक आता है गुरुत्वीय जल वाला, बस यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं, मतलब बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी कभी ये वाला पूछ लिया जाता है, तो आप इसे चेक कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आर्द्रता बल जल क्या होता है? बल नहीं, आर्द्रता जल क्या होता है आपका? ये मृदा के कणों के ऊपरी वाष्पीय मिट्टी के रूप में विद्यमान रहता है। पौधे इस जल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अधिपादप, जो अधिपादप होते हैं, क्योंकि ये कहाँ होते हैं? वाष्पीय ऊपर होते हैं ना, ऊपर, जैसे पौधों के ऊपर होते हैं। तो जो अधिपादप आपके पौधे होते हैं, अधिपादप जो जल होता है, जल अधिपादप इस जल को प्राप्त कर लेते हैं। जो एक दूसरे के पेड़ पर सधे होते हैं, क्योंकि ये ऊपरी पृष्ठभूमि, तो यहाँ जैसे पाया गया, तो ये वाले जल इसका लाभ उठा लेते हैं। लेकिन ये वाला जो मेन पेड़ होगा, ये इसका लाभ नहीं उठा पाता है। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, और ये आपको बस टॉपिक समझना ही था और कुछ इसमें नहीं था। तो हमें लगता है आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। आज हम कुछ और शुरू करने वाले हैं, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे जलवायु के बारे में। किसके बारे में? जलवायु के बारे में। और फिर कल इस जलवायु को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जलवायु को फिर हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में बताएंगे। जलवायु से पहले चाहे आप जैसे मृदा को कम करने के उपाय, मृदा कैसे होती है, ये सब भी जान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज चलिए फसलें पढ़ लेते हैं ना। फसलें आपकी क्या? फसलें छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, तो दो टॉपिक एक साथ आपके समाप्त हो जाए। फसल क्या होती है? देखिए, फसल में हम लोग गेहूं, चावल, जिसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि बोते हैं।
फसल से हम लोग अपना अन्न उगाते हैं। क्या उगाते हैं? अन्न उगाते हैं ना, अन्न उगाते हैं और फिर वही खाते हैं। देखिए फसल दो प्रकार की, मेन कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक क्या होती है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल सीधा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फसल क्या होती है। एक होती खरीफ की फसल, एक होती रबी की फसल। रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल। रबी ये वाला लिखिएगा और कहीं कहीं ये वाला भी आपको रबी मिलेगा, लेकिन माना यही वाला सही जाता है, ठीक है। रबी की फसल और खरीफ की फसल। देखिए बिल्कुल 5 मिनट का टॉपिक है, जो लोग इतना लेंदी इसको बना देते हैं वहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं। देखिए खरीफ की फसल क्या होती है? देखिए खरीफ की फसल को बोते समय आप ऐसे लिखें, खरीफ की फसल को बोते समय कैसा मानसून होना चाहिए? बोते समय क्या होता है? उच्च ताप होता है। कैसा होता है? उच्च ताप होता है, उच्च ताप। और काटते समय कैसा होगा? निम्न ताप। कैसे? अब आप कहेंगे कैसे? देखिए बोते समय कैसा होता है? उच्च ताप। जैसे आप धान वगैरह जब लगाते हैं, क्योंकि खरीफ में सबसे बड़ी फसल आपकी धान की आती है। जैसे कौन सी फसल आती है? धान की आती है। जैसे धान, ठीक है, धान हो गया। तो धान जब बोया जाता है तब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उच्च ताप, मतलब आपकी बरसात भी रहती है। मानसून का जून जुलाई के बाद ही आपका क्या होता है? जब रक्षाबंधन गुड़िया त्योहार आता है आपका, तब धान लगाया जाता है। तब उतने समय क्या होती है? बहुत ज्यादा आपकी जून जुलाई वाली गर्मी होती है, और उसी समय आपके धान उच्च ताप रहता है। और निम्न ताप क्यों रहता है? क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है, तो निम्न तापमान रहता है, ठीक है। ऐसे याद करें इन्हें, ठीक है, ऐसे याद करें। तो जैसे आपका धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। कौन? अब इसमें धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि आते हैं, ठीक है। ये ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि आते हैं। अब आती है आपकी रबी की फसल। रबी की फसल में क्या होता है? देखिए रबी की फसल को बोते समय कैसा होगा? बोते समय आपका निम्न ताप होता है। अभी आपके गेहूं बोए जा रहे हैं, निम्न ताप। कैसा है? ठंडी है ना, निम्न ताप है। और काटते समय उच्च ताप होता है, क्योंकि कब काटा जाता है आपका? मई जून में। मई में आप गेहूं कटाई होती ना, मई में, अप्रैल के लास्ट और मई में शुरू हो जाती है। तो कैसा होता है? उच्च ताप होता है। निम्न ताप में बोया जाता है और उच्च ताप में काटा जाता है। तो इसे याद कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर आपका कौन सा आता है? गेहूं सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे बड़ा उदाहरण होता है। गेहूं हो गया, चना, मटर इत्यादि आते हैं। गेहूं, चना, मटर इत्यादि, ठीक है। तो आप इसे याद करते हैं, गेहूं, चना, मटर इत्यादि। क्या है? मटर आपकी अभी देखिए क्या हुई है? बोई गई है और मटर आने भी लगी है ना। तो क्या होता है? ये निम्न ताप में बोई जाती है और उच्च ताप में काटी जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और फसल होती है, कौन सी होती है? जायद की फसल। जायद की फसल, ठीक है। जायद की फसल कैसी फसल होती है? ना तो इसमें निम्न ताप होता है, ना तो इसमें मतलब निम्न ताप नहीं होता है। इसमें बोते समय भी उच्च ताप होता है, बोते समय और काटते समय, दोनों समय कैसा तापमान होता है? उच्च ताप होता है, उच्च ताप। क्यों उच्च ताप होता है? जैसे आप सभी लोग बोते समय, काटते समय कैसा तापमान होता है? उच्च ताप। ये कब बोई जाती है? आपके वही जब गेहूं कट जाता है, मई जून वाला, ठीक है ना। कहीं आप इसे लिखें अप्रैल मई, ठीक है, ऐसे लिखे अप्रैल मई में, ठीक है। अप्रैल मई आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने तो
अब बस अब मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं अप्रैल मई में ये क्या होता है, जैसे आपकी बोया भी जाता है और ये जून जुलाई तक कट वट के बराबर हो जाती है। जैसे आपकी इनमें क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या है, उदाहरण के तौर पर क्या आएगा आपका, जैसे खीरा, ककड़ी, खीरा ककड़ी। जैसे आपकी खीरा मई जून में ही बोए जाते हैं और जुलाई अगस्त में खाए जाते हैं, मतलब उच्च तापमान में ही बोए जाते हैं, उच्च तापमान में ही काटे जाते हैं। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, क्या तरबूज, खरबूज, जिसे हम लोग गांव में खरबूजा और तरबूज, तरबूज को खरबूजा और खरबूज को कलिंदा, कलिंदा बोलते हैं ना, बहुत लोग कलिंदा आया है तो कलिंदा बोलते हैं ना, तो यही है। और इसी में आपकी जायद की फसल में ही मूंग, उड़द आती है। वैसे उड़द तो ना ही लिखें तो बेहतर होगा, लेकिन मूंग आपकी आती है, ठीक है, मूंग आपकी इसी में आती, उच्च तापमान में ही बोई जाती, उच्च तापमान में ही काटी जाती है। और मूंग सबसे कम समय में होने वाली तिलहन है, दलहन है मूंग। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट बना के बल्कि लिख लीजिएगा इसे। मूंग क्या है आपका, मूंग सबसे कम समय में, सबसे कम समय में तैयार होने वाला दलहन है। क्या है, दलहन है, ठीक है। मूंग की दाल आप लोग खाते हैं ना, तो वही वाली मूंग है ये, ठीक है। तो मूंग सबसे कम समय में तैयार होने वाली क्या है, दलहन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब आजकल मूंग का खूब ट्रेंड चला है, सुबह लोग अक्सर बताते हैं कि योग करें, योग के साथ मूंग चना गुड़ अवश्य लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके घर में अगर मूंग चना गुड़ हो रहा है या बनता है गुड़ वगैरह, तो जरूर भिगोकर खाएं। वास्तव में बहुत ही मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। अगर आप अंकुरित करके खा सकते हैं तो और ही अच्छा है। क्या क्या, मूंग चना गुड़, ठीक है। अगर उसमें आप मतलब करने योग्य हैं कि आप इतना ले सकते हैं, तो 4 ठो आप किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही आपकी आज की फसल की। तो ये फसल आपको ऐसे याद करना है, वैसे नहीं कि वो अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, दिसंबर मई जून में काटी जाती है, ऐसे नहीं। उच्च तापमान में बोई जाती है, निम्न तापमान में काटी जाती है। वे कौन सी फसल होगी आपकी, तो खरीफ की फसल। और जो निम्न तापमान में बोई जाती है, उच्च तापमान में काटी जाती है, वो आपकी रबी की फसल होती है। जिसमें उच्च तापमान और उच्च तापमान में काटी जाती है, उच्च तापमान में बोई जाती है, वो होती है आपकी जायद की फसल, ठीक है। और इसमें जैसे आपके ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, उड़द, ये तो आपके उदाहरण हैं जो आपके आसपास, अगर आप गांव में रहें तो वास्तव में जानते होंगे कि ये सब हमारे आसपास मई जून में खूब आता है, हमारे घरों में आता है खाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ये देखिए, जब आप ककड़ी वगैरह लगाते हैं तो आपको घर में ही पता चल जाता है कि हाँ ये ककड़ी 10 दिन के अंदर 10 दिन के लिए बीज डाल देते हैं और 10 दिन में वो ककड़ी बड़ा सा लंबा सा पेड़ हो जाता है और छोटी छोटी सी, जिन्हें हम लोग गांव में बतिया कहते हैं, बतिया आने लगती हैं और हम लोग कहने लगते हैं देखिए हमारे पेड़ में एक ककड़ी लग गई है ना। और हम लोग ये भी कहते हैं कि उसको उंगली मत दिखाइए, नहीं तो बड़ी नहीं होगी, मर जाएगी, ठीक है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज का ये थैंक यू यहीं तक लेते जाइए भाई। और लंबी क्लास नहीं हो पाई है, लंबी क्लास आप लोग इतना पसंद भी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को आगे तक ले चलिए। फिर हम कल बताएंगे आपको विभिन्न प्रकार की कृषि, कृषि कितने प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि हैं, कौन कौन सी कृषि, शुष्क कृषि, बागानी कृषि, विस्तृत कृषि, जूम कृषि, सारी बातें हम कल डिटेल में कृषि के बारे में करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर जिसे जन्मदाता कहते हैं हम लोग अपने देश का, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।